हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नया चैप्टर है 11th फिजिक्स का चैप्टर 6, जिसमें हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर जैसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप लोगों के लिए नया नहीं है। इस चैप्टर को आप लोगों ने क्लास 9 में एक बार पहले भी पढ़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई भी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिलेंगी। तो यहाँ पर जो चैप्टर का सीक्वेंस है, इसमें हम लोगों को पहले वर्क, फिर एनर्जी, फिर पावर को पढ़ना है। लेकिन हमारा सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम लोग पहले वर्क को पढ़ेंगे और फिर इस बीच में हम लोग पावर को पढ़ लेंगे, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक होता है। फिर हम लोग एनर्जी को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्क। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि व्हेन द वर्क इज सेड टू बी डन, व्हेन द वर्क इज सेड टू बी डन। ये सवाल आपसे पहले भी पूछा जाता था। इज सेड टू बी डन अभी भी पूछे जाने का चांसेस होता है कि हम लोग कब बोलेंगे कि वर्क डन हुआ। सिंपली वही वाला डिफिनेशन को हम लोग अब भी कैरी करेंगे। व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू द सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, सम डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो वर्क डन हुआ। ठीक है, कि हम लोग फोर्स लगाए, फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग यदि मूवमेंट हुआ, वो ऑब्जेक्ट किसी सम डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क इज डन। ठीक है, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस क्रिएट होता है। एक तो भाई हम लोग फोर्स लगाए, हम लोग ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इधर की। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में सपोज ये ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर गया, यहाँ पे आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस किया, कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया फोर्स के अलोंग, ये एस डिस्टेंस को क्या किया, ट्रेवल किया। ठीक है, ये एस डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो जब फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग ही, ठीक है, फोर्स एक्ट्स इन दिस डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो ऐसे में वर्क डन का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस, FS। ठीक है, लेकिन सपोज यहां पे, ये बात हम लोग पहले भी किए थे, सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे सपोज ये कोई गाड़ी है, बच्चों के खेलने वाला गाड़ी, जिसको हम लोग स्ट्रिंग की मदद से खींच रहे हैं इधर की ओर, F फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग तो मूव करता नहीं भाई, जिधर की ओर फोर्स लगाते उधर की ओर मूव करता नहीं ये। तो ये किधर की ओर मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर की ओर। तो फोर्स तो F इधर की ओर लग रहा है, और अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है हमारा, इधर की ओर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर की ओर हो रहा है इस गाड़ी का। तो सपोज ये जो है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो बनने वाला एंगल है वो क्या है हमारा, थीटा। वो है हमारा एंगल थीटा। तो ये हम लोग देखेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो फोर्स है वो कितना है। तो ऑब्वियसली ये फोर्स दो कंपोनेंट में हमारा स्प्लिट होगा, ये फोर्स हमारा दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगा। किस पे किस पे, तो ये हो जाएगा हमारा F साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा F कॉस थीटा। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किसके अलोंग हो रहा है, तो इसके अलोंग हो रहा है। इस फोर्स जो, ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है किसके अलोंग हो रहा है, तो F कॉस थीटा के अलोंग हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस फोर्स F को नहीं लेंगे, हम लोग कौन वाले फोर्स को लेंगे, हम लोग F कॉस थीटा वाले फोर्स को लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होगा, ये वर्क डन का एक्सप्रेशन होगा W इज इक्वल्स नॉट F कॉस थीटा, F S कॉस थीटा, F S
कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाला एंगल का कोसाइन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है जिससे हम लोग इस केस को भी डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाला एंगल, यहाँ पे थीटा कितना है हमारा 0 डिग्री, तो यहाँ पे जब कॉस थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे, कॉस 0 पुट करेंगे तो W=FS ही निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है। अभी इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशंस निकाल सकते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में वर्क डन का क्या नेचर होगा। सबसे पहले ये वाला एक केस कि भाई जिधर की ओर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर की ओर ही हो रहा है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 0 वाला केस, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में या फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोलो, या तो फिर फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसे में थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, या तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा वर्क डन। तो ऐसे में ये वर्क डन को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है हमारा कि फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, क्योंकि थीटा क्या होता है इसमें लेस देन 90 होता है, इसमें थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, चलिए सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 90, क्या, जब फोर्स का कंपोनेंट और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, लेकिन यदि फोर्स का कंपोनेंट, ठीक है, फोर्स का कंपोनेंट और फोर्स का कंपोनेंट जब डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये हमारा फोर्स का कंपोनेंट। ठीक है, तो ओब्वियसली ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा क्या है, 90 से ज़्यादा है, ये हमारा क्या है, 90 से ज़्यादा है। तो ऐसे में जब फोर्स का कंपोनेंट होगा ओब्वियसली ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। अगली बार ये, पिछले बार ये था लेस देन 90 था, तो फोर्स का कंपोनेंट ये था जिसके कारण ये मूव कर रहा था। अभी क्या, फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। तो सवाल ये आता है कि भाई नेगेटिव वर्क डन का केस क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ओरिजिनल सरफेस से रोल वगैरह करता है या मूव करता है तो वो जो फ्रिक्शन जो वर्क डन करता है वो नेगेटिव वर्क डन होता है। जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं गाड़ी में तो वो जो ब्रेक में जो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जब वो वर्क डन होता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन को करता है वो कैसा होता है, नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग नीचे की ओर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऑब्जेक्ट को लिफ्ट ऊपर की ओर कर रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं नेगेटिव वर्क डन के। अभी एक तीसरा सिचुएशन भी हो सकता है कि एक बोले कि हम लोग थीटा का वैल्यू लेस देन 90, ये पॉजिटिव वर्क डन को बताएगा क्योंकि फोर्स का जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के अलग होगा। दूसरा बोले कि थीटा का वैल्यू मोर देन 90, मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, अभी तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि भाई न तो कम हो न तो ज़्यादा हो, ये कैसा हो, तो ये हमारा थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो, मतलब कि व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे केस में W cos 90 हो जाएगा और ऐसे में वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, 0 वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा 0 वर्क डन का कौन कौन सा केस होता है, 0 वर्क डन के कौन कौन से केसेस होते हैं, तो एग्जाम्पल्स 2-3 याद रखना है
कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव, कोई भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए हर पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कौन बताता है? ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रेडियल फोर्स है, जबकि ये क्या है? हमारा टेंजेंशियल है। तो ये टेंजेंट पे जो रेडियस होता है ये नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? 0 के बराबर होता है। या इसी को हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई कूली, ठीक है, कोई कूली जब अपने सिर पे लोड को उठा के रखता है, ओब्वियसली ये फोर्स किधर क्यों लगा रहा है? फोर्स लगाता किधर क्यों रहा है? तो ओब्वियसली इसके वेट के जस्ट अपोजिट। लेकिन ये इस लोड को लेकर मूव किधर क्यों करता है? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डायरेक्शन है थीटा, वो कितना डिग्री का है? वो 90 डिग्री है। तो ऐसे में भी कूली द्वारा किया गया काम क्या होता है? 0 होता है फिजिक्स के लैंग्वेज में। इस वर्क डन को क्या बोलते हैं हम लोग? 0 वर्क डन बोलते हैं। अब रह गया हम लोगों का तो वर्क डन का डायमेंशन को कैलकुलेट करना। ओब्वियसली आप लोग इस एक्सप्रेशन को यूज करके, W=Fx वाला एक्सप्रेशन को यूज करके इसका डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। MLT-2 होता है इसका एक्सप्रेशन, और ये क्या होता है? हमारा डायमेंशन इसका क्या होता है? L। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ML2T-2 होता है क्या? इसका डायमेंशन। ठीक है, यूनिट की बात करें तो बिल्कुल ये आप लोगों की पढ़ी हुई बात है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। यूनिट की बात करें तो वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होता है, ये ऐसा यूनिट होता है, वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होता है ये क्या होता है? जूल। जबकि सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। और इस जूल और इस अर्ग में एक रिलेशन होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। आप लोग इस रिलेशन को खुद से स्टेब्लिश कर सकते हैं क्योंकि ये कन्वर्जेंस आप लोगों ने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा। तो ये दो यूनिट है, इसको एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं। ये बात हम लोगों ने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स का 2 तरह का यूनिट होता है, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, तो ये जो जूल और ये अर्ग है, ये दोनों का दोनों क्या है? हमारा एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ द फोर्स। जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द फोर्स होता है वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर। ठीक है, कि एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है? एसआई में ये ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है? तो केजीएम, किलोग्राम मीटर। और दूसरा क्या होता है इसमें? तो ग्राम सेंटीमीटर। तो ये चलिए, ये 1 जूल का वर्क डन को बोलेंगे तो ये काफी आसान होता है इसको डिफाइन करना कि 1 जूल का मतलब होता है, 1 जूल ऑफ वर्क डन का मतलब है, ठीक है, कि इफ 1 मतलब W=F/S, कि 1 न्यूटन का फोर्स लगता है और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे कि किया गया काम कितना है? हमारा 1 जूल है। इसी तरह से 1 अर्ग का मतलब कि 1 डाइन का फोर्स लगता है और 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 अर्ग का वर्क डन। उसी तरह से क्या होता है कि 1 kgf का फोर्स लग के, ठीक है, 1 किलोग्राम वेट, 1 kgm का मतलब क्या? तो 1 kgf का फोर्स लग के, ठीक है, जब वर्टिकल डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करता है तो वो वर्क डन को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 kgm। इसी तरह से यदि 1 बोलेंगे कि 1 ग्राम वेट या तो फिर 980 डाइन का फोर्स लग के जब 1 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 ग्राम सेंटीमीटर वर्क डन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 जिस तरह से इसी को हम लोग एसआई में सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वो क्या होता है? हमारा 980 डाइन के बराबर होता है। 1 GF किसके बराबर होता है? 980 के बराबर। तो 1 kgf का फोर्स लग गया मतलब 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है,
तो उसको 1 kg हम बोलेंगे। लेकिन जब 980 डाइन का फोर्स लगता है और 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ग्राम सेंटीमीटर बोलेंगे। तो ये फोर्स का हमारा अलग अलग यूनिट है। एब्सोल्यूट में 2 होता है, जूल और अर्ग, और ग्रेविटेशनल में 2 होता है, केजीएम और ग्राम सेंटीमीटर, किलोग्राम मीटर और ग्राम सेंटीमीटर। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।